हेलो, वेलकम टू मंजू नर्सिंग क्लासेस। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करेंगे वो एग्ज़ाम ऑफ द व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है लेबर। स्टूडेंट, अगर हम लेबर में हम क्या क्या जानेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लेबर की कितनी स्टेजेस होती है, मैकेनिज्म ऑफ द लेबर्स क्या है, इवेंट ऑफ द लेबर्स क्या है, ये सब कुछ हम आज के इस टॉपिक में डिस्कशंस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि व्हाट इज़ द लेबर है क्या। ठीक है, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो आफ्टर द 37 वीक्स या एट द 37 वीक्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के द्वारा फीटस का थ्रू द वेजाइनल कैनाल या थ्रू द बर्थ कैनाल एक्सपल्जन्स होना, उस कंडीशंस को क्या कहते हैं या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। ठीक है, तो लेबर का जो अदर नेम है वो हम किस नाम से जानते हैं, यूटोशिया। इट्स अदर नेम यूटोशिया। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आता है कि बताओ यूटोशिया की डेफिनेशंस क्या है, तो भी हमारी क्या डेफिनेशंस रहेगी, लेबर की, क्योंकि लेबर का अदर नाम क्या है, यूटोशिया। अब बात करते हैं, एक और टर्म आती है यहाँ पर, डिस्टोसिया। डिस्टोसिया का मतलब है कि डिफिकल्टी ऑफ द नॉर्मल लेबर, डिफिकल्टी ऑफ नॉर्मल लेबर। इस कंडीशंस को हम किस नाम से जानेंगे, डिस्टोसिया के नाम से। अब स्टूडेंट हम जानेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ द लेबर, किस तरह से जो लेबर की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। जैसे ही स्टूडेंट 37 वीक्स कंप्लीटेड होते हैं या एट द 37 वीक्स, या फिर हम बोल सकते हैं आफ्टर द 37 वीक्स, जैसे ही 37 वीक्स कंप्लीटेड होते हैं तो वैसे ही जो मिटर्नल का हाइपोथैलेमस है तो वहाँ से कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन्स है वो सिक्रीट होता है। और जो कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ACTH, एडिनोकॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। अब जो ACTH हार्मोन है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, तो ये एक्ट करता है फीटल की अडेरनल ग्लैंड्स के ऊपर। और फीटस की जो एडर्नल ग्लैंड है वहां पर जाकर ये रिलीज करवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये किसके ऊपर एक्ट करता है, प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट करता है। अब जैसे ही ये प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर देगा। इस्ट्रोजन्स को वो कंपैरिजन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज कर देगा। और साथ में ये जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों की जो रेशो है इसमें ये अल्ट्रेशंस कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज्ड होगा वैसे ही प्रेगनेंसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और जैसे ही इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों के लेवल में वेरिएशंस आएगी तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी तरफ मैंने आपको बताया कि इस्ट्रोजन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज्ड हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इस बढ़ा हुआ इस्ट्रोजन्स भी क्या करेगा, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो मैं आपको बताती हूँ लिख के कि जैसे ही 37 वीक्स कंप्लीट हुए तो वैसे ही क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने सिक्रीट करा कौन सा हार्मोन, मैं इसको शॉर्ट टर्म में लिख रही हूँ CRH, और फुल फॉर्म होगी इसकी कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। अब जैसे ही ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ तो इस हार्मोन ने कहां पर एक्ट करा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर।
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट करा, ACTH, और इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन। ठीक है, अब जब ये ACTH हार्मोन है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा फीटस की एडर्नल ग्लैंड के ऊपर। अब जब ये फीटस के एडर्नल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा तो फीटस की जो एडर्नल ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये करेगा प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा के ऊपर जैसे ही इसने एक्ट करा तो क्या हुआ कि प्लेसेंटा में क्या हुआ, प्लेसेंटा में 3 हार्मोन का लेवल, जैसे ही इसने ये क्या हुआ है, प्लेसेंटा के ऊपर जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ने एक्ट करा तो क्या हुआ, इसने क्या करा, प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट करने के बाद इसने ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा दिया, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर दिया, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों के बीच की जो रेशियो थी उसमें अल्टर्ड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको जैसे स्टूडेंट पता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यू ऑफ द प्रेगनेंसी। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ तो वैसे ही प्रेगनेंसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही बढ़ा तो क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन इन दोनों का लेवल इंक्रीज्ड हो गया। और आपको पता है कि ये दोनों के दोनों किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों की भी रेशो में जो वेरिएशंस आया या अल्ट्रेशंस आया तो इस यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रोसेस हुई, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ, जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज्ड हुआ और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस स्टार्ट हुई, तो ये सारी की सारी कंडीशंस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट हो गई, मतलब लेबर की प्रोसेस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब हम डिस्कशंस करेंगे ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। किस तरह से हम पहचानेंगे कि जो हमारे पास लेडी आई है क्या उसको ट्रू लेबर है या इसको जो है वो फॉल्स लेबर है। तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर और फॉल्स लेबर। सबसे पहला इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएशन कि ट्रू लेबर जो है ये स्टार्ट होगी एट द 37 वीक्स पे। ठीक है, लेकिन जो फॉल्स लेबर्स है वो स्टार्ट होगी बिफोर 1 वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ द लेबर। ठीक है, सेकेंड जो अगर इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएशन करें तो ये होगा कि जो ट्रू लेबर है इसके बीच में जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होगी वो रेगुलर होगी और कंस्टेंट होगी, लेकिन इसमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलर होगी और नॉट कंस्टेंट होगी। कुछ टाइम के लिए आएगी, कुछ टाइम के लिए रिलीफ हो जाएगी। थर्ड इसमें क्या डिफरेंट होगा कि इसमें जो ट्रू लेबर में जो पेन आएगी वो स्ट्रॉन्ग होगी
इंटेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होगी और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो फॉल्स लेबर है इसमें पेन जो है वो डलनेस की तरह होगी, मतलब डल पेन होगी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज्ड होगी, इसके साथ में ड्यूरेशन भी कम टाइम के लिए होगी। इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होगी, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स और इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स की देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आएगी उसके साथ में नो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड नो इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट ट्रू लेबर में जो है वो शो प्रेजेंट होगा और इसमें शो एब्सेंट होगा। शो का मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आएगी, जैसे ही पेन आएगी तो उसके साथ में बेजाइना, उसके साथ में क्या होगा कि बर्थ कैनाल से कुछ सिक्रीशन देखने को मिलेगी जिसमें कि ब्लड और म्यूकस के साथ में मिक्सअप होगी। लेकिन अगर फॉल्स लेबर आएगी तो उसमें कुछ भी तरह की, किसी भी तरह की सिक्रीशंस नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और डिफ्रेंशिएशन है ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में कि ट्रू लेबर जो है अगर हम पेशेंट्स को इनेमा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो इनेमा एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो है वो ट्रू लेबर जो है वो डिमिस नहीं होगी। लेकिन अगर फॉल्स लेबर की हम बात करें तो इसमें इनेमा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो फॉल्स लेबर जो है वो रिलीफ हो जाती है। ट्रू लेबर नॉट डिमिस थ्रू एडमिनिस्ट्रेड ऑफ इनेमा और फॉल्स लेबर स्टॉप थ्रू एडमिनिस्ट्रेड ऑफ इनेमा। तो ये डिफ्रेंसिएशंस रहता है ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर से, बिकॉज ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर से क्वेश्चंस ज़्यादातर बनता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे स्टेजेस ऑफ द लेबर। इसमें से एक वन लाइनर बनने वाला क्वेश्चंस कि लेबर की जो स्टेजेस है वो कितनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। बात करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर है वो स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है। फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से और एंड होती है फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज से बनने वाला पहला क्वेश्चन कि स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ से होती है। ठीक है, नेक्स्ट इससे बनने वाला क्वेश्चन कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर है वो प्राइमरी पैरा में कितना टाइम लेगी। स्टूडेंट प्राइमरी पैरा को बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज द पैरा। ठीक है, कि पैरा से आप क्या समझते हो, पैरा या फिर पैरिटी। पैरा या पैरिटी का मतलब ये हुआ कि जो फीटस 22 पीरियड ऑफ द बाइवैलिटी को क्रॉस कर जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पैरिटी। When the fetus cross of viability period of intrauterine life
ऑल्सो कॉल्ड पेरिटी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमरी पैरा अगर फर्स्ट टाइम कोई लेडीज डिलीवरी फीटस को डिलीवर कर रही है तो उसमें कितना टाइम लगेगा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। ठीक है, तो इसमें लगते हैं 12 to 18 आवर्स। ठीक है, अगर कोई मल्टी पैरिटी है, अगर कोई मल्टी पैरा वुमेन है, वो हमारे पास लेबर के साथ में आई हुई है, तो उसको कितना टाइम लगेगा उस फीटस को डिलीवर करने के लिए, तो उसको लगेगा 6 to 9 आवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राइमरी पैरा में हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर कब कंसीडर्स करेंगे। ठीक है, अगर यही लेबर मोर देन 20 आवर्स के लिए चली जाए तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और अगर मल्टी पैरा में कोई वुमेन आई हुई है और उसकी जो लेबर की प्रोसेस है वो मोर देन 14 आवर्स तक वो वुमेन लेबर में ही है, तो उस कंडीशंस को हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोलेंगे। तो हमें पता होना ही चाहिए कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर जो है वो प्राइमरी पैरा का अलग रहेगी और मल्टी पैरा की जो है वो अलग रहेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के फेजेस कौन कौन से होते हैं। इसमें स्टूडेंट एक ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हो, लात, LA और T। ठीक है, ये याद रखने के लिए L का मतलब क्या हुआ, लेटेंट फेज, A का मतलब क्या हुआ, एक्टिव फेज, और T का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज को में बनने वाला पहला क्वेश्चन कि लेटेंट फेज को और किस नाम से जानते हैं तो इसको जानते हैं इफेसमेंट फेज के नाम से भी। ये स्टूडेंट थोड़े एडवांस क्वेश्चंस है जो कि अभी के न्यू अपडेटिंग एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस बनते हैं। बात करते हैं एक्टिव फेज की, तो एक्टिव फेज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो डायलेटेशन फेज के नाम से, और ट्रांजिशनल को हम ट्रांजिशनल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो कि एग्जाम ऑफ द व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेटेंट फेज से बनने वाला क्वेश्चन कि जो लेटेंट फेज में जो पेन है वो कितने टाइम के बाद आती है। ठीक है, इसमें जो पेन है वो एवरी 30 मिनट के बाद में आती है। ठीक है, और एक्टिव फेज में एवरी 5 मिनट के बाद में पेन जो है वो रिपीट होती है, और ट्रांजिशनल फेज में एवरी 2 मिनट के बाद जो है वो पेन रिपीट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो 30 मिनट के बाद मदर को पेन आ रही है वो कितने टाइम के लिए रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो 30 सेकंड के लिए आती है, उसके बाद वो अगेन कितने टाइम के बाद आएगी, 30 मिनट के बाद, और यहाँ पर वो 5 मिनट के बाद आ रही है, लेकिन वो रहेगी कितना, मदर को जो पेन आएगी वो कितने, ये तो 5 मिनट के बाद तो वो दोबारा से रिपीट होगी। ठीक है, लेकिन मदर को जो पेन आ रही है वो कितने टाइम के लिए आ रही है, 60 सेकंड के लिए। ठीक है, 60 सेकंड के लिए रहेगी, फिर उसके बाद यही 60 सेकंड की जो पेन है वो आफ्टर द 5 मिनट दोबारा से रिपीट होगी। और ट्रांजिशनल फेज में एवरी 90 सेकंड के लिए पेन आएगी और उसके बाद वो दोबारा से 2 मिनट के बाद रिपीट होगी। तो सोचो यहाँ पर कितना कम टाइम का ड्यूरेशंस रहेगा, और उसके बाद मतलब यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो पेन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पेन आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत टाइम ले रही है। देखो 30 मिनट, आधा घंटा, आधे घंटे के बाद वो 30 सेकंड के लिए आई, उसके बाद दोबारा से आधे घंटे का गैप, फिर दोबारा से वो अगेन 30 सेकंड के लिए आएगी। यहाँ पर वो क्या हुआ, 5 मिनट के पहले वो 60 सेकंड मतलब कि 1 मिनट
के लिए पेन आएगी, उसके बाद 5 मिनट का बीच में गैप रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जो है वो पेन आएगी, कितने टाइम के लिए, 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो एवरी 2 मिनट के बाद आ रही है, ठीक है। वो आपको पता है कि 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होते हैं, तो वो 90 सेकंड के लिए आ रही है। ओनली इसमें जो लेडी है उसको ओनली 30 सेकंड के लिए रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मतलब पेन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अब हम देखेंगे कि इन फेस में कितनी कितनी डायलेटेशन होगी, ठीक है। अगर हम बात करें लेटेंट फेस में तो यहाँ पर जो सर्विक्स के डायलेटेशन है वो ओनली 0 से 3 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें एक्टिव फेस की तो यहाँ पर जो डायलेटेशन होगी वो 4 से 7 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम ट्रांजिशनल फेस की, तो यहाँ पर 7 से 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर फुल डायलेटेशन हो जाएगी सर्विक्स की। अब बात करते हैं हम कि यहाँ इन तीनों फेस में नर्सिंग का क्या रोल रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें लेटेंट फेस की तो लेटेंट फेस में देखो स्टूडेंट, उसको आधा घंटे के बाद ओनली 30 सेकंड के लिए पेन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम मदर्स को क्या बोलेंगे, वॉकिंग करने के लिए बोलेंगे ताकि उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा अच्छी तरह से आ सके, ठीक है। इसमें हम मदर्स को बोल सकते हैं कि वो पानी ले सकती है, ज़्यादा तो नहीं लेगी लेकिन थोड़ा सा वो सिप ऑफ वाटर ले सकती है, चलने फिरने के लिए बोलना है। लेकिन जैसे ही मदर की जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर लेटेंट फेज से एक्टिव फेज में ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ पर उसको 5 मिनट के बाद 60 सेकेंड मतलब हर 4 मिनट के बाद उसको पेन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम मदर को कहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो इस एक्टिव फेज में जो है वो मदर को लेबर रूम में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इस फेस में हम मदर को किसी भी तरह का कुछ भी खाने पीने को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रेस्टलेस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पेन की इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। बात करते हैं ट्रांजिशनल फेस, तो ट्रांजिशनल फेस में जो मदर की कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो डायलेटेशंस है वो फुल डायलेटेशंस हो चुका है। और आप सोचो कि ओनली उसको 30 सेकेंड के लिए रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, बाकी 90 सेकेंड के लिए जो है वो कंटिन्यू पेन आ रही है। तो इसमें मदर जो है बिल्कुल रेस्टलेस हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो ये रही हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, अब इसमें भी हम सेम उसी की तरह कि स्टार्ट कहाँ से होगी, तो ये स्टार्ट होगी फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, और एंड कहाँ पर होगी, एक्सपल्जन ऑफ फीटस, एक्सपल्जन ऑफ द फीटस, ठीक है। तो सबसे पहले बनने वाले 2 क्वेश्चंस तो हमारे ये हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर प्राइमरी पैरा में हमारे पास मदर आ रही है तो उसमें ये लेबर कितने टाइम के लिए रहेगी, तो उसमें वो 2 आवर्स के लिए पेन सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर की प्रोसेस चलेगी। अगर हम बात करते हैं मल्टी पैरा में, तो मल्टी पैरा में सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर कितने टाइम के लिए रहती है, ओनली 30 आवर्स के लिए। इसके अंडर भी हम फेसेस पढ़ते हैं, द फेसेस ऑफ द ट्रू लेबर, ये भी 2 फेस में चलती है, फेसेस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें कौन कौन से फेस चलते हैं, एक तो चलता है प्रोपल्सिव और दूसरा चलता है एक्सपल्सिव। अगर प्रोपल्सिव फेस की हम बात करें तो ये भी दोनों में अलग अलग से चलेगा, प्राइमरी पैरा और मल्टी पैरा। इसी तरह से एक्सपल्सिव फेस भी दोनों में अलग अलग चलेगा, प्राइमरी और मल्टी। अब जैसे कि हमें पता है कि टोटल टाइम कितना लग रहा था प्राइमरी पैरा में, तो वो लग रहा था 2 घंटे, ठीक है। तो अब जो प्रोपल्सिव वाला फेस है वो प्राइमरी पैरा में कितना चलेगा, 1 से 1.5 घंटा। और बात करें अगर हम मल्टी पैरा में, तो मल्टी पैरा में
20 मिनट्स। और एक्सपल्सिव फेज प्राइमरी पैरा में चलेगा 30 मिनट और मल्टी पैरा में चलेगा ओनली 10 मिनट्स के लिए। तो इस तरह से सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर स्टार्ट कहां से होगी? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस और एंड कहां पर होगा? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, बात करते हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन की। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है स्टूडेंट वो दोनों में सेम रहेगा, मल्टी में भी और प्राइमरी में भी। प्राइमरी पैरा और मल्टी पैरा, तो इन दोनों में ही जो टाइम की ड्यूरेशंस है वो सेम रहेगी। और कितनी रहेगी? ओनली 20 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा और एंड की हम अगर बात करें तो ये जो स्टेज है ये कितने टाइम के लिए चलती है? तो ये 4 आवर्स की स्टेज होती है। ठीक है, और इसके बीच में हम एक नर्सिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट्स के वाइटल साइंस को चेक करना। ठीक है, एवरी 30 मिनट्स जो है वो पेशेंट्स के वाइटल्स को चेक करते रहना। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि पेशेंट्स का जो पैड है उसको चेक करना, क्योंकि पेशेंट्स को अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये क्या इंडिकेट करता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, तो हमें पेशेंट्स के जो पैड है उसको अच्छी तरह से काउंट करें। इस तरह से हमें फोर्थ स्टेज में ओनली पेशेंट्स को हमें केयर प्रोवाइड करनी होती है, उसको वॉच करना होता है, उसको मॉनिटर करके रखना होता है। ये स्टेप ऑफ रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। स्टेप ऑफ रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को किस तरह से रिमूव किया जाता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा जो है वो अटैच्ड कौन सी साइड से होता है। प्लेसेंटा अटैच्ड, तो प्लेसेंटा अटैच्ड होता है डेसिडुआ बैसिलस। स्टूडेंट, डेसिडुआ किसको बोलते हैं? जब कोई वोमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो उसके एंडोमेट्रियम लेयर्स होती है, ठीक है, उसको आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद क्या नाम दे दिया जाता है? डेसिडुआ नाम दे दिया जाता है। डेसिडुआ भी जो है वो 3 टाइप की होती है, जैसे कि डेसिडुआ बैसिलस होती है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस होती है, फिर डेसिडुआ स्पोंजियोजम भी होती है। ठीक है, तो ये जो डेसिडुआ बैसिलस होती है ये मदर की तरफ से अटैचमेंट होती है प्लेसेंटा की। ठीक है, और डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो होती है ये फीटस की तरफ से अटैचमेंट होती है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या जाना कि प्लेसेंटा की अटैच्ड कौन सी साइड पर होती है? तो डेसिडुआ बैसिलस। और प्लेसेंटा डिटैच्ड कौन सी साइड से होता है? डेसिडुआ स्पोंजियोजम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन से मेथड से जो है वो प्लेसेंटा डिटैच्ड होता है। तो 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड ऑफ डिटैच्ड द प्लेसेंटा। तो कौन कौन से मेथड्स होंगे अब इसके बारे में हम जानेंगे। एक होता है मैथ्यू डंकन मेथड और सेकंड होता है प्लस मेथड। मैथ्यू डंकन मेथड्स जो होता है, इस मेथड के द्वारा प्लेसेंटा ओनली 20% ही
डिटैच्ड होता है, लेकिन जो स्लज मेथड्स होता है इस मेथड से मोस्ट कॉमनली मेथड फॉर सेपरेशन या डिटैच्ड ऑफ द प्लेसेंटा। ये 80% देखने को मिलता है कि इसी मेथड के थ्रू प्लेसेंटा डिटैच्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मेथड में किस तरह से डिटैच्ड होगा और इस मेथड में पहले कहाँ से डिटैच्ड होगा। अगर हम सेल्स मेथड की बात करें तो इसमें जो प्लेसेंटा है वो पहले फर्स्टली डिटैच्ड होगा सेंटर ऑफ मिटरनल साइड। लेकिन अगर मैथ्यू डंकन मेथड की बात करें तो इसमें जो प्लेसेंटा है वो डिटैच्ड फर्स्टली पेरिफेरली ऑफ फीटस साइट। तो ये डिफ्रेंसिएशन होता है इन दोनों मेथड्स के द्वारा डिटैच्ड ऑफ द प्लेसेंटा होने का। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर प्लेसेंटा डिटैच्ड हो गया है या प्लेसेंटा सेपरेशन हो गया है तो नर्सिंग ऑफिसर जो है वो किस तरह से असेस करेगी या उसको कौन सा साइन देखने को मिलेगा जिससे वो ये असेस करेगी जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो चुका है। जैसे ही प्लेसेंटा डिटैच्ड होगा फ्रॉम मैथ्यू डंकन मेथड या स्लज मेथड, तो सबसे पहले गश ऑफ द ब्लड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही गश ऑफ द ब्लड देखने को मिलेगा तो वैसे ही एक नर्सिंग ऑफिसर असेस कर लेगी कि जो प्लेसेंटा है वो अपनी साइड से डिटैच्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि अब प्लेसेंटा डिटैच्ड तो हो चुका है, अब प्लेसेंटा डिसेंट होगा। मतलब प्लेसेंटा जो है वो डिटैच्ड होने के बाद अब वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में शिफ्ट होना स्टार्ट होगा जिसके थ्रू वो बाहर आ सके। तो जैसे ही प्लेसेंटा डिसेंट होगा तो इसका पता कैसे चलेगा एक नर्सिंग ऑफिसर्स को, तो जैसे ही डिसेंट ऑफ द प्लेसेंटा होगा वैसे ही जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसकी लेंथनिंग देखने को मिलेगी। अब आपको पता है ना कि जैसे जैसे प्लेसेंटा नीचे आता जाएगा तो वैसे वैसे ही अम्बिलाइकल कॉर्ड भी साथ में नीचे आएगी। तो जैसे ही अम्बिलाइकल कॉर्ड की लेंथनिंग देखने को मिलेगी हमें ज़्यादा, तो उससे हम क्या असेस कर लेंगे कि प्लेसेंटा जो है वो अब नीचे की तरफ को डिसेंट हो रहा है। नेक्स्ट और थर्ड स्टेप क्या रहेगा, एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा। तो ये मेथड थे स्टूडेंट जिसके थ्रू मैंने आपको बताया कि सेपरेट कैसे हुआ, रिमूव कैसे हुआ या रिमूवल या फिर डिटैच्ड होने के कौन कौन से मेथड थे। अब नेक्स्ट हम जानेंगे इवेंट्स ऑफ लेबर कि कैसे कैसे जो है वो लेबर के इवेंट्स रहेंगे। तो बात करते हैं हम इवेंट्स ऑफ द लेबर का। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के इवेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रू लेबर पेन थी कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर थी ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ट्रू लेबर से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पर फिनिश हुई थी, फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स पे फिनिश हो गई थी। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर की अगर हम इवेंट की बात करें तो स्टूडेंट ये क्या होता है कि जो यूट्रस में कॉर्नर ऑफ द यूट्रस होता है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। इतना अच्छा तो नहीं बना है लेकिन समझाने के लिए इनफ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस। तो जैसे ही ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगी तो वो कहाँ से होगी, वो कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस से स्टार्ट होगी और यहाँ से जो पेन है वो डाउनवर्ड की तरफ स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे यूट्रस में जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है,
जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि एक तो हमारा अपर यूट्राइन सिगमेंट होता है और एक हमारा लोअर यूट्राइन सिगमेंट होता है। तो जो अपर यूट्राइन सिगमेंट होता है उसमें कौन से मसल्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और जो लोअर यूट्राइन सिगमेंट होता है यहाँ पर कौन से मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन से मसल्स देखने को मिलेंगे, तो लॉन्गिट्यूडिनल और यहाँ पर सर्कुलर मसल। तो कॉन्ट्रैक्शंस का और कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही अब देखो, अगर तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जैसे कि मैंने बताया अपर यूट्राइन सिगमेंट में और लोअर यूट्राइन सिगमेंट में सर्कुलर मसल्स है, तो जब पेन अपर यूट्राइन सिगमेंट में आएगी तो क्या होगा कि जो लोअर यूट्राइन सिगमेंट के मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, और जब लोअर यूट्राइन सिगमेंट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएगी तो अपर यूट्राइन सिगमेंट जो है वो मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि एक मसल में कंटिन्यू पेन का रहना। ठीक है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में चाहे वो सर्कुलर मसल में, मतलब कि इस पेन की प्रोसेस को रिलैक्स नहीं होने देना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कोऑर्डिनेशंस होना बिटवीन द अपर यूट्राइन सिगमेंट के मसल्स में और लोअर यूट्राइन सिगमेंट के मसल्स में, मतलब कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अपर यूट्राइन सिगमेंट और लोअर यूट्राइन सिगमेंट। अगर स्टूडेंट अपर यूट्राइन अब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि अगर ये पोलैरिटी ऑफ यूट्रस ना हो तो क्या होगा कि यूट्रस रप्चर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अगर अपर यूट्राइन सिगमेंट में से भी पेन आ रही है, लोअर यूट्राइन सिगमेंट से भी पेन आएगी तो यूट्रस रप्चर्स हो जाएगा ना। तो पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस का मतलब ये हुआ कि अगर अपर यूट्राइन सिगमेंट में पेन आ रही है तो लोअर यूट्राइन सिगमेंट के मसल जो है वो रिलैक्स्ड हो जाए, अगर लोअर में आ रही है तो अपर के मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक पोलैरिटी को ये मेंटेन करके रख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग, कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं इसमें, तो ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दोनों के दोनों ड्रग जो है वो क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। ठीक है, इसके अलावा और कौन से ड्रग्स पढ़ते हैं हम, इर्गोमेट्रिन और मिथर्जिन। ये दोनों के दोनों ड्रग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर टिटैनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मीन टू से दैट कि ये नॉट मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, नॉट मेंटेन पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस। तभी तो इन ड्रग्स को आफ्टर एक्सपल्जन्स ऑफ द बेबी ही इनको एडमिनिस्टर्स किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं सर्वाइकल इफेसमेंट। स्टूडेंट सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा कि जो लेटेंट स्टेज है प्राइमरी पैरा में, जो प्राइमरी पैरा में क्या होगा कि प्राइमरी पैरा में जो लेटेंट स्टेज होगी उसमें पहले इफेसमेंट होगी। ठीक है, इसके बाद में जब एक्टिव फेस होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें डायलिटेशंस होगी।
लेकिन जो मल्टीपैरा है, जो मल्टीपैरा लेडीज़ अगर हमारे पास लेबर पेन के साथ में आ रही है तो उसमें इफेसमेंट और डायलिटेशन जो है वो दोनों की दोनों इकट्ठी ही हो जाएगी, मतलब ये अलग अलग प्रोसेस के द्वारा नहीं होगी, ठीक है। तो इफेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि यूट्रस का स्ट्रेच होना, मतलब जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आएगी तो वैसे वैसे यूट्रस जो है वो एक, मतलब जैसे कि हम किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हैं तो उस तरह से जो यूट्रस है वो स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से लोअर यूट्राइन सेगमेंट के जो मसल्स है वो भी अपर यूट्राइन सेगमेंट में मर्ज हो जाएंगे। तो इस कंडीशंस को हम किस नाम से जानते हैं? इफेसमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है डायलिटेशन। तो डायलिटेशन जैसे ही इफेसमेंट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो यूट्रस जो है वो डायलिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज के इवेंट खत्म हुए, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के इवेंट। तो जैसे ही फुल डायलिटेशन हुई सर्विक्स की तो वैसे ही फर्स्ट स्टेज जो है वो खत्म हो गई है हमारी और सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर जो है वो स्टार्ट हो गई। तो अब सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि अब जो एमनियोटिक फ्लूइड्स है, बैग ऑफ द वाटर्स है, वह बैग ऑफ द मेम्ब्रेन है, वो अब इसमें रप्चर्स होगा, ठीक है। तो इसमें से भी बनने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉन्टेनियसली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। कितने क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से बैग ऑफ द वाटर से? स्पॉन्टेनियसली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन फर्स्ट, सेकंड आर्टिफिशियली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन सेकंड, थर्ड प्री टर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन थर्ड क्वेश्चन, एंड फोर्थ क्वेश्चन प्रीमिच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चारों के चारों क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। स्पॉन्टेनियस का मतलब तो ये हुआ, स्पॉन्टेनियस, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि जैसे ही फुल डायलिटेशन हो गया सर्विक्स का तो वैसे ही अपने आप ही मेम्ब्रेन का रप्चर्स होना। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से क्या समझते हो आप कि जैसे ही डायलिटेशंस हुआ सर्विक्स का तो बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा रप्चर करना मेम्ब्रेन को, मतलब कि अपने आप नहीं हो रही है, इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू जो है वो मेम्ब्रेन को रप्चर्स किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि डायलिटेशन जो है सर्विक्स की वो टोटली हो चुकी है। नेक्स्ट आता है, एक तो होता है प्री टर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। देखो स्टूडेंट, प्री टर्म का क्या मतलब हुआ कि टर्म से पहले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक लेडीज को 37 वीक्स कंप्लीटेड नहीं हुए थे और ना ही उसके सर्विक्स की फुल डायलिटेशन हुई थी, ठीक है। मतलब अभी तक उसका टाइम ही जो है, टर्म का टाइम ही पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही जो बैग ऑफ द मेम्ब्रेन है वो रप्चर्स हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रीमिच्योर का मतलब क्या हुआ कि अभी तक फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स हुई ही नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोई लेडीज आई और उसको पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जैसे ही हमने उसका पीबी करा, मतलब कि वेजाइनल एग्जामिनेशन करा, तो उसके ओनली 3 सेंटीमीटर ही डायलिटेशन हुई थी और 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन होने के बाद क्या हुआ कि बैग ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर्स हो गई। तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? प्रीमिच्योर रप्चर्स ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी तक फुल डायलिटेशन नहीं हुई थी तो वो उससे पहले ही रप्चर्स हो गया। तो जैसे ही रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हुई, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या करेगा? एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो वॉश कर देगा वेजाइना को। फर्स्ट इसका ये पर्पस रहेगा। सेकंड क्या रहेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट करेगा, जिससे
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ द लेबर। मैकेनिज्म ऑफ द लेबर। मैकेनिज्म ऑफ द लेबर के अंडर क्या क्या आता है? सबसे पहले एंगेजमेंट। सबसे पहले क्या होगा? एंगेजमेंट। सेकंड क्या होगा? डिसेंट। थर्ड क्या होगा? फ्लेक्शन। फोर्थ क्या होगा? इंटरनल रोटेशन। फिफ्थ क्या होगा? क्राउनिंग। सिक्स्थ क्या होगा? एक्सटेंशन। सेवंथ क्या होगा? एक्सटर्नल रोटेशन। और एट्थ क्या होगा? रेस्टिट्यूशन। और नाइन्थ क्या होगा? एक्सपल्जन ऑफ द बेबी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ द लेबर क्या है, इसके थ्रू जो है वो बेबी डिलीवर हो जाएगा। स्टूडेंट, एंगेजमेंट से बनने वाला क्वेश्चन फर्स्ट, हम तब तक एंगेजमेंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे जब तक कि बच्चे का जो हेड है वो आउटलेट में नहीं आ जाता। ठीक है, आउटलेट में जब तक नहीं आ जाता तब तक हम एंगेजमेंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो एंगेजमेंट जो है वो कहाँ पर, बेबी का जो हेड है वो कहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर फिक्स हो जाएगा? आउटलेट में। नेक्स्ट डिसेंट। डिसेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि थ्रू ऑफ द लेबर चलेगी। ठीक है, मतलब डिसेंट का मतलब होता है कि नीचे आना। ठीक है, तो बेबी का कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू जो है वो हर मैकेनिज्म ऑफ द लेबर में जो बेबी है वो डिसेंट होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शंस का मतलब क्या होता है कि बेबी अपने आप को इकट्ठा कर लेता है, मतलब कि इकट्ठा कर लेता है ताकि वो इंटरनली रोटेट हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया कि इंटरनली उसने रोटेट करा। इंटरनली रोटेट क्यों करा उसने? क्योंकि उसे बाहर आना है। और फॉर एग्जांपल के लिए बच्चे की पोजीशन जो है वो ट्रांसवर्स पोजीशन है। अब बच्चे को पता है कि अगर मुझे बाहर आना है थ्रू द बर्थ कैनाल तो उसको कहाँ पर आना पड़ेगा? उसको कहाँ पर आना पड़ेगा? सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर आना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा? अपनी बॉडी को इंटरनली रोटेट करेगा। नेक्स्ट आता है क्राउनिंग। जैसे ही वो इंटरनली रोटेट हुआ और उसके साथ में जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आई तो बेबी का 2/3 ऑफ द पार्ट जो है वो बर्थ कैनाल से बाहर आ गया, जिस कंडीशंस को हमने किस नाम से जाना? क्राउनिंग के नाम से जाना। नेक्स्ट आ गया एक्सटेंशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बेबी का हेड जो है वो डिलीवर्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशंस का मतलब ये हुआ कि अब बेबी का हेड तो डिलीवर हो चुका है, बेबी का हेड जो है वो बर्थ कैनाल से बाहर आ चुका है, लेकिन अब बेबी का जो इंटरनली पार्ट है या बेबी का जो अदर का पार्ट है अब उसको भी तो हमें रोटेट कर कर उस लेटरल पोजीशंस में लेके आना पड़ेगा, तभी हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने एक्सटर्नली रोटेशंस करी। अब नेक्स्ट आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन किस चीज़ के लिए किया जाता है कि बेबी की जो नेक में ट्विस्ट होती है उसको ठीक करने के लिए ये रेस्टिट्यूशन प्रोसेस की जाती है। एंड नेक्स्ट आता है एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, और फिर लेटरल प्रोसेस के द्वारा जो है वो बेबी को जो है वो एक्सपल्जन करवा लिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा लेबर का टॉपिक। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए अंडरस्टूड हो। तो नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। सो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज।